सिराजुद्दौला को सुलह के लिए उत्सुक जानते हुए अंग्रेजों ने तुरंत ही मौके का फायदा उठाया और अपनी महत्वाकांक्षी शर्तों को नवाब के समक्ष रख दिया। इस समय नवाब शायद दूरदर्शिता नहीं रख पाए या इसके अंजामों को भांप नहीं पाए। देश में शांति बनाए रखने के लिए सिराजुद्दौला ने पहली 3 शर्तें तो मान ली, लेकिन चौथी शर्त टकसाल को कायम करने के अधिकार को वह मंजूरी नहीं दे सके। 5 फरवरी को सूर्योदय से पहले नवाब सिराजुद्दौला पर हमला करने की तैयारी चल रही थी। वीर सिराजुद्दौला ने जैसे ही अपनी एक सेना का एक भाग जमा कर लेने के बाद हमला किया, वैसे ही अंग्रेजों को अपनी जान बचाते हुए खुद ही पीछे हट जाना था। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। स्वागत है आप सभी का भारत में अंग्रेजी राज सीरीज के 18वें एपिसोड में। साथियों, 9 फरवरी सन 1757 को अलीनगर की संधि करने के बाद अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो चुके थे। नवाब सिराजुद्दौला का तख्ता पलट करने का खाका तो अंग्रेज पहले ही तैयार कर चुके थे और अब फिर मुर्शिदाबाद के बाद अंग्रेजों की नजर दिल्ली के तख्त पर थी। अंग्रेजों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि वे नवाब और फ्रांसीसियों दोनों के साथ युद्ध करने की ठान चुके थे, पर वे यह बात भी अच्छे से जानते थे कि वे कभी भी ईमानदारी के साथ लड़ाई में नहीं जीत सकते। अंग्रेज अपने द्वारा बनाई हुई चाल को चलकर भारत पर राज करने के मार्ग पर चल निकले थे और उनके सभी दांव सही पड़ते जा रहे थे। लेकिन इस मार्ग पर अब भी फ्रांसीसी एक बहुत ही बड़ा रोड़ा थे, जिनके रहते भारत पर उनका राज करने का सपना ही रह जाता। और इसीलिए इस रोड़े को हटाने के लिए अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि में यह बात भी जोड़ी कि नवाब फ्रांसीसियों पर चढ़ाई करके उनको अपने देश से बाहर निकाल दे। लेकिन नवाब ने यह शर्त मानने से साफ मना कर दिया, क्योंकि नवाब बिना वजह फ्रांसीसियों से लड़कर अपने धन तथा प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अलीनगर की संधि के साथ ही नवाब सिराजुद्दौला ने एक बार फिर इन चालाक अंग्रेजों पर भरोसा किया और निश्चिंत होकर मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अंग्रेजों की एक नई चाल उसका इंतजार कर रही है। सिराजुद्दौला अभी कलकत्ता से चलकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचा भी नहीं था कि बीच मार्ग में ही उसे अंग्रेजों की इस काली करतूत का समाचार मिला कि अंग्रेज फ्रांसीसियों के किले की घेराबंदी की तैयारी कर रहे हैं। उसने तुरंत 19 फरवरी को एडमिरल वॉटसन के नाम एक पत्र लिखा। अपने देश और राज के अंदर लड़ाइयां बंद करने के उद्देश्य से मैंने अंग्रेजों के साथ सुलह मंजूर की थी, ताकि तिजारत पहले की तरह जारी रह सके। इसी तरह तुमने भी अपने दस्तखत से और अपनी मोहर लगाकर एक मजबून का इकरारनामा मेरे पास भेज दिया है कि तुम मेरे देश की शांति को भंग नहीं करोगे। किंतु मालूम होता है कि तुम हुगली के पास की फ्रांसीसी कोठी की घेराबंदी करने और फ्रांसीसियों से लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। यह बात हर कायदे और रिवाज के खिलाफ है कि तुम लोग अपने यहाँ के आपसी झगड़ों और दुश्मनियों को मेरे देश में लाओ। अगर तुमने फ्रांसीसी कोठियों की घेराबंदी करने की ठान ही ली है, तो मेरी अपनी आन और अपने बादशाह की ओर मेरा फर्ज दोनों ही मुझे मजबूर करेंगे कि मैं अपनी फौज से फ्रांसीसियों की मदद करूं। मालूम होता है अभी हाल में जो संधि मेरे तुम्हारे बीच हुई है, उसे तुम तोड़ना चाहते हो। सिराजुद्दौला एक ईमानदार शासक था तथा अपनी प्रजा के प्रति भी जिम्मेदारी वह बखूबी संभाल रहा था। जब उसको अंग्रेजों की इस कायराना हरकत का पता चला, तो वह इस बात से चिंतित हो गया कि इसका पूरा परिणाम उसकी भोली भाली जनता तथा फ्रांसीसियों को दिए गए उसके वचन पर भी पड़ेगा। उधर नवाब का पत्र मिलते ही धूर्त वॉटसन अपने आप को बचाने की कोशिश में लग गया और तुरंत ही उसने अपनी सफाई पेश करते हुए एक पत्र नवाब को भेज दिया। मैं नहीं जानता कि आप पर उस हैरानी को किस प्रकार जाहिर करूं, जो मुझे यह देखकर हुई है कि महज इस हल्की सी बात पर जो किसी कमीने शख्स ने आपसे यह कह देने का साहस किया कि मैं शांति भंग करने की तजवीज में हूं, आपने सचमुच मुझ पर यह इल्जाम लगा दिया। जनाब, आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उस कमीने शख्स को, जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने और आपको धोखा देने का साहस किया है, मुनासिब दंड देंगे।
इस बीच मैंने फ्रांसीसियों से उनके वकील के व्यवहार की शिकायत की है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि हम खुद नवाब को लिखेंगे कि जो इल्जाम हमारे वकील ने आप पर लगाया है वह हमें मालूम है कि झूठा है। आप विश्वास रखिए कि मैं सदा अपना धर्म समझकर सुलह पर कायम रहूंगा। जाहिर है अंग्रेजों की हर साजिश की तरह यह पत्र भी कोरी साजिश ही थी, जिसके द्वारा वह अपनी जड़ों को और मजबूत करने की उम्मीद में थे। वॉटसन ने अपने लिखे पत्र में कहीं भी नवाब के पत्र का सीधा उत्तर नहीं दिया था, बल्कि नवाब को ही चेता दिया कि वह उसके खिलाफ कोई गलत धारणा न पाले। बीच दिल्ली सम्राट और सिराजुद्दौला के बीच कुछ खटपट हो गई और खबर मिली कि सम्राट की सेना बंगाल की ओर बढ़ी चली आ रही है, तो मुकाबले के लिए सिराजुद्दौला ने पटना की ओर बढ़ने का निश्चय किया। 9 फरवरी की संधि में यह तय हो चुका था कि किसी भी तरह के संकट के समय या फिर कोई आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज धन और फौज दोनों से नवाब की सहायता करेंगे। सिराजुद्दौला अंग्रेजों की धन के प्रति आसक्ति को भी लेकर काफी हद तक परिचित हो चुका था, इसीलिए उसने पत्र में यह भी प्रस्ताव दिया कि जब तक युद्ध में अंग्रेजी सेना उसके पास रहेगी तब तक वह 1 लाख रुपए महीना उनके खर्च के लिए देगा। यह अवसर अंग्रेजों के लिए सोने पर सुहागा जैसा सिद्ध हुआ। यह वही अवसर था जिसके लिए अंग्रेज नजर गड़ाए बैठे थे। अब उन्हें एक ही तीर से 2 निशाने लगाने का अवसर मिल गया था। पहला तो ये कि अंग्रेजों को अब मदद के बहाने चंद्रनगर में फ्रांसीसी कोठी पर हमला करने का अवसर मिल गया था। दूसरा ये कि फ्रांसीसियों पर हमले के बाद वे नवाब सिराजुद्दौला पर भी गुप्त रूप से हमला कर सकते। चंद्रनगर पर हमला क्लाइव और वॉटसन दोनों ही करना चाहते थे, लेकिन हमला कैसे किया जाए इस बात को लेकर दोनों के बीच में मतभेद हो गया। वॉटसन की राय थी कि सिराजुद्दौला से पूछे या उसे कोई बिना सूचना दिए ही चंद्रनगर पर हमला कर दिया जाए, लेकिन क्लाइव चाहता था कि पहले रिश्वतें देकर या जालसाजी करके किसी तरह सिराजुद्दौला की ओर से इस बात का एक पत्र, जिससे मालूम हो कि सिराजुद्दौला हमारे चंद्रनगर पर हमला करने में सहमत है, अपने पास रख लिया जाए और फिर उसके बाद हमला किया जाए। वास्तव में क्लाइव वॉटसन की अपेक्षा कहीं अधिक दूर था। वह चुपचाप वॉटसन के जरिए, जो उस समय मुर्शिदाबाद के दरबार में एलची था, जालसाजी करवाकर नवाब की अनुमति का परवाना प्राप्त कर लेने की कोशिश में लगा हुआ था। वॉटसन ने 10 मार्च को नवाब के कुछ मंत्रियों को रिश्वत देकर नवाब की ओर से वॉटसन के नाम एक जाली पत्र भिजवाया, जिसके अंत में यह वाक्य था: आप समझदार और उदार हैं। यदि आपका शत्रु शुद्ध हृदय से आपकी शरण चाहे तो आप उसकी जान बख्श दें, किंतु आपको उसके इरादों की पवित्रता के विषय में पूरी तसल्ली होनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो जो कुछ आप ठीक समझें करें। वहीं वॉटसन का दूसरा साथी स्क्रैप्टन साफ लिखता है कि इस पत्र को लिखवाने के लिए अंग्रेजों ने नवाब के मंत्रियों को रिश्वतें देने में काफी रुपया खर्च किया था। इतिहास लेखक जीन लॉ लिखता है कि वॉटसन ने मुर्शिदाबाद में रिश्वतें और झूठे वादों का बाजार इतना गर्म कर रखा था कि नवाब की सेना के सब मुख्य अफसर मीर जाफर, अली खान, खुदादाद खान, लट्टी और कई और पुराने दरबार के सब वजीर, करीब सब मंत्री, दरबार के मुहर्रिर, यहाँ तक कि हरमसरा के खोजे तक अंग्रेजों की ओर थे। इस पत्र के संबंध में जीन लॉ को भी विश्वास है कि वॉटसन ने उसे लिखवाने के लिए नवाब के मंत्री को रिश्वत दी। वह यह भी लिखता है, नवाब जिन पत्रों को अपने हुक्म से लिखवाता था उन्हें कभी पढ़ता नहीं था। इसके अलावा मुसलमान शासक कभी अपने हाथ से दस्तखत नहीं करते थे। जब लिफाफा बंद करके अच्छी तरह कस दिया जाता है तब मंत्री नवाब से उसकी मुहर मांगता है और नवाब के सामने लिफाफे पर मुहर लगाता है। मुर्शिदाबाद के दरबार में जो धन रिश्वतें देने में काम आ रहा था, यह धन भी नगर के 2 सेठ भाई जगत और अमीचंद का था। इन दोनों भाइयों को भी अंग्रेजों ने बड़े बड़े सपने दिखाकर अपनी ओर मिला लिया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रिश्वतें देने के लिए भी अंग्रेज अपने धन का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। 3 मार्च को क्लाइव ने सिराजुद्दौला को सहायता पहुंचाने के बहाने अपनी सेना की कमान संभाली। 7 मार्च को उसने सिराजुद्दौला को लिख भेजा कि मैं आपकी सहायता के लिए आता हूँ। अंग्रेजों की पूरी तैयारी थी। इस बीच में मुंबई से भी कुछ सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच चुकी थी। क्लाइव चंद्रनगर की ओर बढ़ा
उसे इस तरह सेना सहित अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर फ्रांसीसियों ने इसकी वजह पूछी। तब छली क्लाइव ने 9 मार्च को फ्रांसीसियों को पत्र द्वारा विश्वास दिलाया कि आपकी कौम से लड़ने का मेरा इस समय बिल्कुल भी इरादा नहीं है। 10 मार्च को सिराजुद्दौला का वह जाली खत मुर्शिदाबाद से चला, जिसमें कहा जाता है कि नवाब ने अंग्रेजों को चंद्रनगर की घेराबंदी करने की इजाजत दे दी है। 11 तारीख को एक दूसरे पत्र द्वारा क्लाइव ने फ्रांसीसियों पर यह नया इल्जाम लगाया कि आप लोगों ने अंग्रेजी सेना से भागे हुए कुछ बागियों को अपने यहाँ पर छिपा रखा है। युद्ध के लिए बस यह बहाना काफी था। 12 मार्च को चंद्रनगर से 2 मील की दूरी पर क्लाइव की सेना आ पहुंची। इतने में वॉटसन भी अपनी सेना लेकर पहुंच गया। 14 मार्च को चंद्रनगर की घेराबंदी शुरू हुई और 23 मार्च को चंद्रनगर अंग्रेजों के हाथों में आ गया। बंगाल के अंदर फ्रांसीसियों की दूसरी कोठियों के बारे में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हो गई। अंग्रेज कभी भी इतने वीर व साहसी नहीं थे कि आमने सामने की लड़ाई में जीत पाते, बल्कि वह तो हमेशा से ही रिश्वत की नीति से ही विजय प्राप्त करते थे। और फिर चंद्रनगर की जीत में भी उन्होंने यही चाल चली। दरअसल चंद्रनगर की जीत में जिन 2 विश्वासघाती लोगों का नाम था, उनमें से पहला नाम है फ्रांसीसी अफसर लेफ्टिनेंट डी टोरेनो, जिसने रुपए लेकर दरिया की ओर का मार्ग अंग्रेजों के लिए खोल दिया, और दूसरा था हुगली का हिंदुस्तानी फौजदार महाराजा नंद कुमार, जिसे सिराजुद्दौला ने समाचार पाते ही एक बहुत बड़ी सेना सहित फ्रांसीसियों की सहायता और चंद्रनगर की भारतीय प्रजा की रक्षा के लिए पहले से चंद्रनगर भेज दिया था। किंतु ऐन मौके पर अमीचंद के धन ने उसे अंग्रेजों की ओर खींच लिया। सिलेक्ट कमेटी की 10 अप्रैल सन 1757 की रिपोर्ट में नंद कुमार और अमीचंद को धन्यवाद देते हुए यह साफ साफ लिखा है कि यदि दीवान नंद कुमार की सेना ना हटा ली गई होती तो हमारे लिए विजय प्राप्त कर पाना असंभव होता। चंद्रनगर की विजय से अंग्रेजों का नवाब तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था, और अब वहां पर उनके फ्रांसीसी दुश्मन भी निपट चुके थे। व्यापार करने के लिए भी अंग्रेजों का रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन अंग्रेजों को तो इससे कहीं ज्यादा चाहिए था। उनकी भूख दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या नवाब को अपने दरबार के गद्दारों के बारे में पता चल पाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।